हमें संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ना है, राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार। तो राइट टू इक्वलिटी पढ़ने के पहले हम ये जान लें कि आखिर इक्वलिटी है क्या, क्योंकि जब तक हम इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तब तक हम राइट टू इक्वलिटी को भी नहीं जान पाएंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हम ये जानें कि राइट इक्वलिटी आखिर है क्या। वैसे तो सबको लगता है कि हमें इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट पता होता नहीं। तो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो दो तरह से डिफाइन होता है। देखिए, अगर संविधान में इक्वलिटी की जरूरत पड़ी है तो यह अंडरस्टूड है कि उसके पहले डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव समाज में था। तो समाज में भेदभाव कैसा था? तो समाज में भेदभाव था जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर महिलाओं से भेदभाव था, धर्म के आधार पर हिंदुओं से जजिया कर लिया जाता था, मुसलमानों से नहीं लिया जाता था। तो धर्म के आधार पर भेदभाव था। कई देशों में कलर के आधार पर भेदभाव था, गोरे लोग काले लोगों के साथ भेदभाव करते थे। इसके अलावा अन्य आधारों पर भी भेदभाव समाज में व्याप्त था। तो अब जब भारत में नया संविधान बना तो यह तय करना था कि इस भेदभाव को हम समाप्त कैसे करें। तो भेदभाव दो तरीके का था। एक भेदभाव था जो शोषणकारी भेदभाव था, एक्सप्लॉइटेटिव डिस्क्रिमिनेशन था। वो भेदभाव ऐसा था जैसा आप कह लीजिए कि पहले जो अधिकार अंग्रेजों को मिले थे वो अधिकार हिंदुओं को नहीं मिले थे, या जब मुस्लिम सत्ताएं थी तो जो अधिकार मुसलमानों को मिले थे वो अधिकार हिंदुओं को नहीं मिले थे। और समाज, या अगर हिंदू धर्म व्यवस्था की बात करें तो जो अधिकार सवर्णों को मिले थे वो अधिकार एससी एसटी को नहीं मिले थे, उनका शोषण किया जाता था। एक भेदभाव ये था, इसे समाप्त करना था। दूसरा भेदभाव दूसरे तरीके का है। तो पहले तो ये वाले भेदभाव को समझे। तो शोषणकारी जो भेदभाव था इसे समाप्त करना था, इसलिए समानता के दो कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किए गए। एक कॉन्सेप्ट है नेगेटिव कॉन्सेप्ट। नेगेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब है कि ये जो शोषणकारी भेदभाव था, एक्सप्लॉइटेटिव डिस्क्रिमिनेशन जो था, इसे समाप्त करना है। और इसीलिए समता का नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने तरह के ये भेदभाव हैं उन्हें हमें समाप्त कर देना है। किसी को हम विशेष अधिकार नहीं देंगे, ना तो सवर्ण को विशेष अधिकार मिलेंगे, ना मुस्लिमों को विशेष अधिकार मिलेंगे, ना अन्य किसी को विशेष अधिकार मिलेंगे। कानून के समक्ष सारे लोग समान माने जाएंगे। तो फिर दूसरा भेदभाव कौन सा था? तो दूसरा भेदभाव है कि जो लोग जिनके साथ भेदभाव हुआ वो पीछे हो गए। अब जब वो पीछे हो गए तो उन्हें समाज की मुख्य धारा में किसे लाया जाए? तो उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का आधार है कि उन्हें हम एक स्पेशल प्रोटेक्शन दें। तो दूसरा डिस्क्रिमिनेशन हो गया प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। रिजर्वेशन उसी का पार्ट, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का। देखिए, हमारा ऑब्जेक्ट है समता लाना। तो समता लाने का एक तरीका तो यह है कि अभी जो असमानता समाज में है उसे समाप्त कर दें। आर्टिकल 14 में मैं पहुंच रहा हूं। आर्टिकल 14 में दो क्लाज है, या कहें कि दो कॉन्सेप्ट समाहित। एक कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, और दूसरा कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। समता के अधिकार में 14 से लेके 18 तक के आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, उसमें से 14 बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये कह लीजिए कि बाकी के आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 आर्टिकल 14 का ही विस्तार है।
तो आर्टिकल 14 में 2 कॉन्सेप्ट, उसमें से मैक्सिमम लोग उस कॉन्सेप्ट के केवल एक पार्ट को जानते हैं। वो एक पार्ट है विधि के समक्ष समता, और इसकी सिंपल सी व्याख्या की जाती है कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे। ये एक व्याख्या है, और लेकिन ये कानून, ये समता का केवल एक पार्ट है, दूसरा भाग नहीं है। दूसरा भाग भी अभी समझना है। तो जो शोषणकारी भेदभाव था उसको समाप्त करने के लिए आर्टिकल 14 में लिखा दिया गया विधि के समक्ष समता। समता आई क्यों? समता इसलिए आई कि जब प्रकृति हमें असमान नहीं बनाती है, प्रकृति सबकी, सवर्ण की, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, महिला की, पुरुष की, सबके जीने की आवश्यकताएं समान है, सबको समान तरह की चीजें की जरूरत है। तो फिर समाज में या राज्य में भेदभाव क्यों? तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो हमने लिखा दिया आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो कानून बना दिया गया है उस कानून के दायरे में अमीर भी आएगा, गरीब भी आएगा, सरकारी कर्मचारी भी आएगा और आम जनता भी आएगी। किसी को हम कोई विशेषाधिकार नहीं देंगे, कोई प्रिविलेज नहीं देंगे। पहले जो अधिकार मिले होते थे, मुस्लिमों को अलग मिले होते थे, अंग्रेजों को अलग मिले होते थे, ब्राह्मणों को अलग मिले होते थे, अब वो कोई विशेष अधिकार किसी के पास नहीं होंगे। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई परीक्षा ले रहे हैं और हमने ये तय कर दिया कि परीक्षा में बैठने की उम्र होगी 24 से लेके 30 साल तक, तो 24 से 30 साल तक के बच्चे ही बैठ पाएंगे, उससे ऊपर के नहीं, उससे नीचे के भी नहीं। ये विधि के समक्ष समता का एग्जाम्पल है। लेकिन आप इसको अगर समझिए समता के दृष्टिकोण से, तो क्या ये समता की पूरी परिभाषा को साकार कर पाएगा? अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट है हमारा समता। देखिए आज के बाद 14, 15, 16 में जब बताऊंगा तो हो सकता है कि किसी के व्यक्तिगत हितों के अगेंस्ट भी आए कॉन्सेप्ट, तो वो मेरी व्याख्या नहीं है। आप उसको पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मत सुनिएगा। किसी के फायदे की भी चर्चा होगी, किसी के नुकसान की भी चर्चा होगी, लेकिन हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है कि आखिर संविधान निर्माताओं ने क्या सोच के ये व्यवस्थाएं लागू की, वो समझना है। तो पहला भाग है कि हम आज तक जो किसी को स्पेशल अधिकार दिए थे आर्टिकल 14 के तहत, अब वो समाप्त कर दिए। विधि के समक्ष समता के तहत अब किसी को कोई अधिकार नहीं। अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून अब नहीं होंगे, सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट के लिए अलग अलग कानून नहीं होंगे, सब कानून के समक्ष बराबर होंगे। तो फिर दूसरे कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? विधियों का समान संरक्षण, उसका क्या मतलब है? आप ऐसा सोचिए इसको कि अगर हमने केवल ये व्यवस्था कर दी कि सबको बराबर कर दिया, तो क्या समता लागू हो जाएगी? आप परिवार पे आ जाइए। परिवार में अगर 2 बच्चे हो, एक बच्चा बाई बर्थ कमजोर पैदा हुआ, कुपोषण का शिकार है, या बीमारी हो गई, इसके कारण वो शारीरिक रूप से दुर्बल हो गया, तो मां क्या करेगी? समझदार मां क्या करेगी? उस बच्चे को ज्यादा दूध पिलाएगी। क्यों? क्योंकि अगर उसे ज्यादा दूध नहीं पिलाया गया तो वो आजीवन कमजोर हो जाएगा। परिवार में 4 भाई अगर होते हैं और 3 भाई सक्षम होते हैं, तो जो एक भाई सक्षम नहीं है उसकी मदद करते हैं। क्यों? ताकि चारों भाइयों के बीच समता रही आए। तो परिवार में जो त्याग की भावना होती है, दुर्भाग्य से समाज में वो भावना नहीं पाई जाती। परिवार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए त्याग करता है, उसकी बेहतरी के लिए त्याग करता है, लेकिन समाज में ऐसा भाव नहीं आता। समाज से हम अधिक से अधिक स्वार्थपरता से जुड़े होते हैं। हमें लगता है कि हम किस तरह से दूसरे परिवारों का हक छीन लें, दूसरी जाति का हक छीन लें, दूसरे धर्म का हक छीन लें और केवल अपना स्वार्थ सिद्ध कर लें। और ऐसा वो व्यक्ति भी करता है जिसके लिए दूसरे लोगों ने त्याग किया है, वो व्यक्ति भी कर रहा है।
अब उसको भी ऊपर उठाने के लिए जो कमजोर है क्या करना चाहिए, हमें संरक्षण की व्यवस्था लागू करना चाहिए। आप इसको ऐसे समझिए, हमारे यहां कुश्ती का गेम होता है। कुश्ती के गेम में मान लीजिए कि एक व्यक्ति है 200 किलो का और एक व्यक्ति है 50 किलो का। अब क्या उनका युद्ध करवाना समता का उदाहरण है? वैसे तो हम कह सकते हैं कि भाई हमने कुश्ती लड़वाना है, जो जीतेगा वही विनर माना जाएगा। तो एक तरीका तो यह है कि 200 किलो वाला और 50 किलो वाला लड़े और जो जीत जाए तो 200 किलो वाला जीत ही जाएगा। तो अगर वो जीत गया तो उसे विनर घोषित कर दिया जाए। दूसरा तरीका क्या है कि हम क्लासिफाई कर दें। कैसे क्लासिफाई कर दें कि हम 50 किलो वाले को 50 किलो वाले से लड़ाएं, 100 किलो वाले को 100 किलो वाले से लड़ाएं, 200 किलो वाले को 200 किलो वाले से लड़ाएं। ऐसा भी कर सकते हैं हम। और अगर हम ऐसा कर दें तो अल्टीमेटली इक्वलिटी हासिल होगी। तो इक्वलिटी को अगर एक्चुअल में लाना है तो इक्वलिटी लाने के लिए हमें जो वर्ग कमजोर हो गया है उसे स्पेशल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। और जब हम उसे स्पेशल प्रोटेक्शन देंगे तो वो इक्वलिटी के पास पहुंचेगा। नहीं केवल हम एक समान कानून बनाकर इक्वलिटी के फाइनल ऑब्जेक्ट को नहीं पा सकते। तो अगर हमें फाइनली इक्वलिटी लाना है, अंतिम समानता तक पहुंचना है, तो हमें दो व्यवस्थाएं करना पड़ेगा। एक, जो वर्तमान में भेदभावकारी कानून है उन्हें समाप्त करना होगा, और दूसरा, इतने सालों के भेदभाव के कारण जो वर्ग बहुत पीछे हो गया है उसे भी समता के दर्शन तक पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ प्रोटेक्टिव संरक्षणकारी व्यवस्थाएं लागू करनी पड़ेगी। और यही संरक्षणकारी व्यवस्था है रिजर्वेशन। तो आर्टिकल 14 का दो भाग। पहला भाग कहता है कानून की नजर में सारे बराबर होंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ। लेकिन दूसरा भाग कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसका मतलब है कि इक्वल प्रोटेक्शन अलग अलग परिस्थिति में मिलेगा। मतलब अगर आपकी परिस्थितियां समान हैं तब आपके लिए एक कानून, अगर आप असमान हैं तो अलग कानून। मतलब समान लोगों के लिए समान कानून, असमान लोगों के लिए असमान। मतलब इक्वलिटी वुड बी इक्वल्स, समता समान लोगों में करेंगे, असमान लोगों में। मैंने जो अभी एग्जांपल बताया, आप इनकम टैक्स के एग्जांपल से समझिए। इनकम टैक्स, जिनकी इनकम 5 लाख से कम है उन्हें कोई टैक्स नहीं दिया जाता, जिनकी इनकम 10 लाख से ऊपर उन्हें 30% टैक्स दिया जाता है। तो 30% टैक्स देने वाला व्यक्ति नहीं कह सकता आर्टिकल 14 के तहत कि विधि के समक्ष जब समता है तो हमसे अधिक टैक्स क्यों लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी परिस्थितियां असमान है। वो 10 लाख से ऊपर, हाँ 10 लाख से ऊपर कमाने वाले जितने लोग हैं उनके बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। मतलब अगर परिस्थितियां समान हैं तो असमान कानून लागू नहीं होगा। इक्वल सिचुएशन में इक्वल लॉ लागू होगा। लेकिन अगर परिस्थितियां असमान हो जाए तो फिर कानून भी बदल सकता है। ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज कहता है कि समानता उनके बीच लागू होगी जिनकी परिस्थितियां समान है। जिनकी परिस्थितियां समान नहीं है उनके बीच कानून समान ढंग से नहीं लागू किया जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट यही। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि जो समान लोग हैं, एक ही स्थिति में हैं, उनके साथ समानता। और उसको ज्यादा क्लैरिफाई किया दूसरे वाले पार्ट में, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में। अब यहां
पर जीके के क्वेश्चन, मतलब जो आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी लिख लीजिए। तो विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, लिख ले। विधि के समक्ष समता का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन के कॉन्सेप्ट, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। अब प्रश्न ये है कि अगर हमें विधि के समक्ष समता है, जैसे बहुत सारे लोग विधि के समक्ष समता की गलत व्याख्या करते हैं, तो विधि के समक्ष समता मेन कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 14। इसी के आधार पर 15 में दो तरह के क्लाज है। विधि के समक्ष समता की व्याख्या आर्टिकल 15 में है कि राज्य किसी नागरिक से जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जन्म स्थान भी है के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये विधि के समक्ष समता का एक्सप्लेनेशन है। दूसरा, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से नियम बना सकता है, ऐसा कह रहा है आर्टिकल 15। तो यहां पे किसकी व्याख्या की गई? विधि के समान संरक्षण की। क्यों? क्योंकि महिलाओं की परिस्थितियां अलग है तो उनके लिए अलग कानून बनाया जा सकता है। बच्चों की परिस्थितियां अलग है इसलिए उनके लिए अलग कानून बनाया जा सकता है। तो दोनों विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण दोनों के क्लास शामिल है 15 में। 16 में आ जाइए। 16 कहता है कि नौकरियों में सबको अवसर की समानता हो, तो सबको अवसर मिलेंगे नौकरी में। ये विधि के समक्ष समता की बात हो गई। कह रहा है कि कानून के समक्ष सभी बराबर, तो वहां कह रहा है कि नौकरी में सबके लिए अवसर की समानता, लेकिन विधि के समान संरक्षण का भी प्रावधान शामिल है। कह रहा राज्य जो पिछड़े हैं उनके लिए अलग से प्रावधान कर सकता है। तो क्यों? क्योंकि पिछड़ों की परिस्थितियां अलग है, तो जब परिस्थितियां अलग है तो उनके लिए कानून भी अलग बन सकता है। तो ये 14, 15 और 16, 17 और 18 14 के ही सारे भेद हैं या 14 का ही एक्सप्लेनेशन है उन आर्टिकल में। अगर आपने 14 का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है तो आगे के कॉन्सेप्ट तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब 14 में अब सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसों में अलग अलग जजमेंट दिए और उसी को लेके अभी सीएए का मुद्दा गरमाया हुआ है। तो केस ला जो लिखना चाहेंगे वो लिखते जाएंगे। एक चीज तो उसमें एक मामला है पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली, 1952 का मामला है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली 1952 का मामला है, 1952 का। उसमें कहा गया कि आर्टिकल 14 से देख के तो लगता है कि अलग अलग क्लास होने ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर क्लास हो गए तो समता कहां रह गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 क्लासिफिकेशन का विरोधी नहीं है, वो क्लासिफिकेशन ना हो ऐसा नहीं कहता। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि विधि का समान संरक्षण, जब तक आप क्लासिफिकेशन नहीं करोगे तो उनका संरक्षण कर ही नहीं सकते। अर्थात जिन लोगों को संरक्षित करना है, संरक्षण करना है, जैसे मैंने अभी आर्टिकल 15 में बताया महिलाएं, जैसे मैंने बताया बच्चे, जैसे मैंने बताया एससी, जैसे मैंने बताया एसटी, जैसे मैंने बताया ओबीसी। क्यों? क्योंकि इनको संरक्षण देना है। क्यों संरक्षण देना है? क्योंकि भेदभाव के कारण ये पिछड़े। तो अगर इन्हें संरक्षण देना है तो इनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है और क्लासिफिकेशन करके इनके लिए कानून बनाए जा सकते हैं। तो इन केसों में कहा पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली में कि क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, लेकिन जो क्लासिफिकेशन होगा वो रीजनेबल होगा, तार्किक होगा, मनमाना नहीं होगा। इसी से जुड़ा हुआ एक दृष्टांत और है, ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य। ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य का मामला है, 1974 का मामला है। उस वहां पर कहा है कि क्लासिफिकेशन की मनाही नहीं है आर्टिकल 14 में, लेकिन क्लासिफिकेशन मनमाना नहीं होगा, आर्बिट्रेरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समता, इक्वलिटी और आर्बिट्रेरी पर
आर्बिट्रेरी होना, मनमाना होना, समता का उल्लंघन करेगा। समता तो तभी आएगी जब क्लासिफिकेशन निश्चित आधारों पे किया जाए, क्लासिफिकेशन की वास्तविक परिस्थितियां उत्पन्न हो तभी क्लासिफिकेशन किया जाए। और अगर ऐसा किया जाता है तो फिर आर्टिकल 14 का वो वायलेशन नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर मनमाने पूर्ण तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो वो आर्टिकल 14 अर्थात इक्वलिटी के अगेंस्ट माना जाएगा और उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान के उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ईपी रोएप्पा के मामले में कहा। इसी तरह का मामला बाद में आया तो एक आर्टिकल 14 का जो महत्वपूर्ण दृष्टांत है वो कहता है कि क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा है सीएए का मामला। तो सीएए समझ लीजिए, सीएए का मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये क्या कहता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019? इसमें कहा गया कि यदि 3 देश, प्रावधान पहले बता देता हूं फिर उसका डिस्प्यूट बता देता हूं। प्रावधान इसका यह है, प्रोविजन इसका यह है कि यदि 3 देश, कौन कौन से देश? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 6 धर्म के लोग, 6 धर्म कौन कौन से हो गए? हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, 6 धर्म के लोग आए। और अगर वो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आ गए तो ऐसे में ऐसे लोग तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। 3 देश से 6 धर्म के लोग अगर 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आ गए हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाती। अब इस प्रावधान को विपक्षी दल ने ये आरोप लगाया कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसे खारिज कर देना चाहिए। आर्टिकल 14 की एक विशेषता और जान लीजिए, आर्टिकल 14 व्यक्तियों को मिला हुआ है, नागरिकों को नहीं। नागरिकों को तो मिला ही है लेकिन व्यक्तियों को मिला है, मतलब जो भारत के नागरिक हैं उन्हें तो मिला ही है। नागरिक के साथ साथ जो भारत के नागरिक नहीं है, विदेश से आए, कहीं से आए, उन सबको मिला हुआ। तो सबको मिला है आर्टिकल 14। तो यहां पर भेदभाव यह किया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर धर्म यानी मुस्लिम धर्म के साथ समता का व्यवहार नहीं हो रहा, मतलब ऐसी विधि बनाई जा रही है जो असमानता लागू कर रही है, जबकि आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा। इसमें जो सरकार का तर्क है वो ये है कि आर्टिकल 14 जो मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट का दृष्टांत बताया, आर्टिकल 14 कहता है कि विधियों का समान संरक्षण मिलेगा और समान संरक्षण देने के लिए क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो सरकार का तर्क यह है कि ये सारे लोग जिन्हें हम भारत की नागरिकता दे रहे हैं ये भारत इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन्हें धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये रिलीजियस परसिक्यूशन का शिकार है, धार्मिक उत्पीड़न का शिकार है। मुस्लिम धार्मिक उत्पीड़न का शिकार नहीं है इन 3 देशों में। तो चूंकि इनकी परिस्थितियां समान है और हम हिंदू भर को नहीं दे रहे, जो जो धर्म के लोग धार्मिक उत्पीड़न का शिकार है उन 6 धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। चूंकि इन परिस्थितियों में मुसलमान फिट नहीं बैठ रहा है, मुसलमान इसमें नहीं आ रहा है, मुस्लिमों के साथ इन 3 देशों में धार्मिक उत्पीड़न नहीं हो रहा है, इसलिए उनको हमने इस कानून के दायरे से बाहर रखा है। तो एक व्याख्या तो ये हो गई। दूसरा जो न्याय दृष्टांत आया है वो लिख लीजिएगा, सायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का मामला है। सायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का मामला है। इसमें ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया है। कहा गया है कि जो लैंगिक समानता है, सेक्सुअल इक्वलिटी है, वो इक्वलिटी बिफोर लॉ का ही भाग है। विधि के समक्ष समता अगर है तो अगर वो महिला को अधिकार दे तो पुरुषों को भी अधिकार दे। विधि के समक्ष समता
लागू है, मौलिक अधिकार है, तो अगर वो मौलिक अधिकार पुरुष का है तो महिला का भी है, तो फिर महिला के साथ ये भेदभाव नहीं किया जा सकता है, और इसलिए ट्रिपल तलाक को उसने असंवैधानिक घोषित कर दिया। फिर एक मामला आया इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य, 2006 का मामला है। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य, 2006 का मामला है। साबरमती मंदिर, सॉरी कह रहा हूं, सबरीमाला मंदिर है केरल का, वहां महिलाओं को, उन महिलाओं को जो बच्चे पैदा करने में सक्षम है, उन्हें महीने के उन दिनों में उन मंदिरों में भर्ती जाने से रोक दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को भी, इस व्यवस्था को भी आर्टिकल 14 के अगेंस्ट माना और महिलाओं को उस मंदिर में प्रवेश की इजाजत दी। हालांकि अभी इस पर रिव्यू पिटीशन दायर है और 7 जजों की बेंच बैठी हुई है। फाइनल क्या डिसीजन आएगा वो बाद में तय होगा, लेकिन अभी की डेट में उसने माना है। 4-1 से फैसला आया है, 5 जजों की बेंच का फैसला था, और उसमें उसने कहा है कि ये विधि के समक्ष समता के अगेंस्ट है ये प्रावधान, और महिला के साथ ऐसा भेदभाव नहीं किया जा सकता। एक अभी मामला आया है जोसेफ साइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018, जोसेफ साइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इस मामले को समझ लिया जाए। इस मामले में क्यों भाई, वीडियो सबके ऑफ नहीं किए हैं क्या आपने? है वीडियो सबके चालू है या ऑफ है? तो वीडियो ऑफ है। कहाँ ऑफ है? चालू है। तो राकेश सर का बस चालू है। तो जोसेफ साइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का जो मामला है, इसमें आईपीसी की एक धारा है 497, एडल्ट्री को, जिसमें एडल्ट्री को अपराध बताया गया था। मैं इसको एग्जांपल से समझा रहा हूं इस धारा को। मान लीजिए ए है और ए की पत्नी है A1, और बी है और बी की पत्नी है B1। तो जो ए और ए की पत्नी है A1 और बी की पत्नी है B1, मान लीजिए कि ए का अवैध संबंध बी की पत्नी B1 से हुआ, तो ए की पत्नी का अवैध संबंध है B1 से, तो ए का, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ए का संबंध अगर B1 से हो जाए, ए पति है और A1 उसकी पत्नी है, बी पति है, B1 उसकी पत्नी है, तो ए का अवैध संबंध यदि B1 से हो जाए तो ए की पत्नी को अपराध दर्ज कराने का अधिकार नहीं था, और लेकिन B1 के पति को अपराध दर्ज कराने का अधिकार था, लेकिन किसके खिलाफ था? पुरुष के खिलाफ, महिला के खिलाफ नहीं था। एक समस्या ये थी। तो दो डिस्प्यूट इसमें थे। एक डिस्प्यूट ये था कि पत्नी पति के खिलाफ अपराध दर्ज नहीं करा सकती थी, दूसरा पति दूसरे पुरुष के खिलाफ अपराध दर्ज करा सकता था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये महिला के साथ असमानता है। कोई महिला पत्नी जो है पति की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, और इस आधार पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो धारा 497 में एडल्ट्री को अपराध घोषित किया गया था, उसे अपराध की लिस्ट से बाहर घोषित कर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना तलाक का आधार तो हो सकता है, लेकिन इसे अपराध नहीं माना जा सकता। तो ये 2018 का मामला है, और सीएए का मामला मैंने आपको बता दिया। तो ये मेन मामले हैं 14 के जो व्याख्या किए गए। इसके अलावा कुछ मामले अभी और हैं, जैसे मेनका गांधी का मामला है,
तो वो आर्टिकल 14 भर का मामला नहीं है, आगे मैं आपको बताऊंगा, वो बड़े मामले हैं, तो आगे मैं उनकी व्याख्या करूंगा। तो आर्टिकल 14 कहता है कि आर्टिकल 14 के 2 भाग हो गए और मैंने आपको दोनों भाग एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। अब आर्टिकल 15 में थोड़ा सा आ जाते हैं। तो आर्टिकल 15 पे थोड़ा सा समझिए। आर्टिकल 15 लिखिए। आर्टिकल 15 में पहले तो हम वो जानते हैं कि आखिर पहले व्यवस्था क्या थी और बाद में संशोधन क्या के हुए। पहले मूल संविधान में क्या था और फिर समस्या क्या आई और फिर उसका निदान कैसे किया गया। तो आर्टिकल 15 का लिखिए, 15 का क्लाज 1 लिखिए या ना लिखे, आपके पास बेयर एक्ट है। कह रहा राज्य नागरिक के विरुद्ध। अंतर क्या हो गया? आर्टिकल जो 14 है वो नागरिक को नहीं मिला हुआ है, व्यक्ति को मिला, लेकिन आर्टिकल 15 किसको मिला हुआ? नागरिक को मिला हुआ। तो राज्य नागरिक के साथ धर्म, रिलीजन, वंश, मूल वंश यानी रेस, फिर कास्ट, जात, फिर लिंग, सेक्स, फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर 5 आधार हो गए। धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान, माने रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य नहीं करेगा नागरिक के साथ भेदभाव। इतने सही बात नहीं बनी। आर्टिकल 15(2) कहता है कि नागरिक भी, एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ इन आधारों पर, उसे होटल में जाने पर, मंदिर में जाने पर, अस्पताल में जाने पर या कोई भी पब्लिक प्लेस में जाने पर भेदभाव नहीं करेगा, और अगर करेगा तो वो अपराध माना जाएगा। और आर्टिकल, अब ये देखो, ये दोनों क्लाज विधि के समक्ष समता की बात कर रहे हैं कि इन आधारों पर कानून अलग अलग नहीं होगा, सबके लिए समान कानून होगा। अगर ब्राह्मण का लड़का जाएगा मंदिर तो एससी का लड़का भी मंदिर जाएगा। अगर ब्राह्मण का लड़का कुआं से पानी ले सकेगा तो एससी का लड़का भी ले सकेगा। मतलब विधि के समक्ष समता की बात कर रही है दोनों क्लाज। अब आप तीसरे नंबर पे आ जाइए, महिलाओं और बच्चों के लिए। तो महिलाओं और बच्चों का जो क्लाज है कह रहा है कि राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। अब ये देखिए, संविधान में जो ये क्लाज जोड़ा हुआ है कि राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकता है, ये क्लाज विधि के समान संरक्षण को जस्टिफाई कर रहा है। विधि का समान संरक्षण क्या कह रहा है? कि जिनकी परिस्थितियां असमान है उनके लिए अलग कानून बनाया जा सकता है। तो महिलाओं के लिए अलग परिस्थितियां थी, सदियों से महिलाएं शोषण का शिकार थी। बच्चों की परिस्थितियां अलग है, बच्चों को शोषण से बचाना है। तो विधि का जो समान संरक्षण है वो इसलिए दिया जा रहा है ताकि इन्हें शोषण से बचाया जा सके, पहली बात, और ताकि इन्हें समानता तक पहुंचाया जा सके। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये कभी भी समान स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि अब मैं जब इसकी डिटेल व्याख्या करूंगा तो आपको और बताऊंगा कि व्यवहारिक रूप से इसकी क्या महत्ता है। तो तीसरा क्लाज कहता है महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन किए जा सकते हैं। मूल संविधान में आर्टिकल 15 में यही तीनों क्लाज शामिल थे, लेकिन इसमें समस्या आई। समस्या क्या आई, आप ध्यान दीजिएगा। एक सर्कुलर मद्रास राज्य में जारी हुआ था, जिस सर्कुलर के तहत एससी और एसटी को रिजर्वेशन दी, एससी एसटी को नहीं, कह दीजिए कम्युनल रिजर्वेशन लागू था। कम्युनल, ईसाई को भी मिल रहा था, मुस्लिम को भी मिल रहा था, हिंदुओं को भी मिल रहा था, एससी को भी मिल रहा था, एसटी को भी मिल रहा था। मेडिकल और इंजीनियरिंग के कॉलेजों में एक जनरल की महिला एडमिशन लेने पहुंची, उसे मेरिट में उसका नंबर आ रहा था, लेकिन रिजर्वेशन की व्यवस्था के कारण उसे प्रवेश नहीं मिला। तो जब रिजर्वेशन की व्यवस्था के कारण उसे प्रवेश नहीं मिला, उस महिला का नाम था चंपकम दोराय राजन। चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य का मामला बता रहा हूं आपको। संविधान जब शुरू हुआ था, बना था, तब लोगों को यह लगा था कि परफेक्ट संविधान बना है और इसमें अब जल्दी कोई संशोधन की जरूरत नहीं आएगी। और 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ नहीं,
की समस्या यानी शुरू हो गई। और 1950 का ही मामला है, 51 में संशोधन ही करना पड़ा। तो चंपकमदो रायराजन कॉलेज में गई, उनका नाम मेरिट में था, लेकिन उन्हें प्रवेश से वंचित किया जा रहा था। उन्होंने संविधान का अनुच्छेद पढ़ाया कि आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन राज्य कर रहा है लिंग के आधार पर भेदभाव। फिर उन्होंने आर्टिकल 29 का भी जिक्र किया। 29 में लिखा है कि राज्य के संस्थानों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो राज्य का संस्थान था वो। दूसरा, राज्य कह रहा है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर रहे, फिर भी किया जा रहा था। लेकिन अब कॉलेज के प्राचार्य को संविधान की कॉपी से कहा मतलब, तो कॉलेज के प्राचार्य ने उनके उस तर्कों को नहीं माना। जब नहीं माना तो वो हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। जो चंपकमदो रायराजन के वकील थे, उन्होंने इस मामले को उठाया और कहा कि ये मूल अधिकारों का उल्लंघन है। आर्टिकल 15 का उल्लंघन है, आर्टिकल 16 का उल्लंघन है, आर्टिकल 29 का उल्लंघन है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन। विपक्ष के वकील विपक्ष में सरकार था। सरकार के वकीलों ने तर्क दिया कि आर्टिकल 46 में लिखा हुआ है कि राज्य को SC ST के हित में स्पेशल प्रोविजन करने का अधिकार है। चार राज्य चाहे तो कर सकती है। और 46 किसके अंतर्गत आता है? नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। और आपको पता है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान से लागू नहीं कराए जा सकते। न्यायालय उनके लिए आदेश नहीं कर सकता, एक निर्देश दे सकता है, लेकिन बाध्यकारी आदेश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय की जो बाध्यता है वो मौलिक अधिकारों के प्रति है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षक घोषित किया गया है। तो आर्टिकल 46 का जो क्लाज बताया सरकार के वकील ने, उसे सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं माना और फाइनली चंपकमदो रायराजन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया। और जब चंपकमदो रायराजन के पक्ष में निर्णय हो गया, तब SC ST को शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश देने के लिए पहला संविधान संशोधन 51 में किया गया, नेहरू जी ने किया। तो मूल संविधान में शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश को लेकर कोई व्यवस्था नहीं थी। जिन्हें यह गलतफहमी है कि मूल संविधान में ही शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश को लेकर रिजर्वेशन की व्यवस्था थी, तो नहीं थी। मैंने तीनों क्लाज आपको बता दिए, उसमें कहीं नहीं लिखा था आर्टिकल 15 में कि रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो फिर पहला संविधान संशोधन किया गया और आर्टिकल 15(3) के बाद 15 क्लाज 4 जोड़ा गया। तो लिखिए 15 क्लाज 4, और उसमें लिखा गया कि राज्य चाहे तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या SC और ST के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। ये पहले संविधान संशोधन से 1951 में जोड़ा गया। ठीक, अब बाद वाला जो 15(5) और 15(6) है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं रिजर्वेशन को कंक्लूड करूंगा तब। रिजर्वेशन तो आर्टिकल 14 समझा आपने, और 14 के आधार पर 15 की क्लाज कैसे कैसे बनाए गए वो समझ लिया आपने। अब आप 16 में आ जाइए। मैं 15 के 2 क्लाज अभी छोड़ रहा हूं, आप ऐसा मत सोच लीजिएगा कि मैंने उसको छोड़ दिया, छोड़ा नहीं मैंने। तो आर्टिकल 16 पे आ जाइए। अगर आपसे पूछा जाए कि शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 15 रिजर्वेशन। और अगर आपसे पूछा जाए कि नौकरी में रिजर्वेशन की व्यवस्था किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 में आ जाइए। 16 में 14 की व्याख्या देखिएगा। 16 का क्लाज 1 कहता है कि राज्य के अधीन जितनी नौकरी होगी उसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार अवसर मिलेंगे। राज्य के अधीन नौकरी में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे।
दूसरा क्लास कहता है 16 क्लास 2 कि राज्य के अधीन जो नौकरी मिलेगी उसमें धर्म, रिलीजन, मूल वंश यानी रेस, जाति यानी कास्ट, लिंग यानी सेक्स, उद्भव यानी डिसेंट, उद्भव यानी वंश, हिंदी इसकी उद्भव लिखी है पर वंश है उसका एक्चुअल हिंदी, और फिर जन्म स्थान यानी प्लेस ऑफ बर्थ, और यहाँ पे 7 हो गए। 15 में 5 आधारों पर भेदभाव की बात नकारता है, यहाँ पे 7 आधार हो गए, 2 स्थान बढ़ गए। कौन कौन से? एक तो वंश और दूसरा निवास, 2 बढ़ गए। इनके आधार पर नौकरी के लिए किसी नागरिक को अपात्र नहीं किया जाएगा, किसी नागरिक को। तो ये देखो, ये दोनों क्लाज इसलिए बनाए गए क्योंकि विधि के समक्ष समता लिखा है। तो विधि के समक्ष समता के लिए दोनों क्लास लिखे गए, 16(1) और 16(2), जहां कहा गया है कि राज्य के लिए सभी को अवसर की समानता होगी, राज्य की नौकरी होगी, और धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। विधि के समक्ष समता की बात कर रहा है। अब दूसरी क्लास में आ जाइए, विधि के समान संरक्षण पे। तो विधि के समान संरक्षण में पहली चीज कही गई कि संसद को निवास संबंधी नियम बनाने का अधिकार होगा। अब ये विधि के समान संरक्षण की बात आ गई। निवास संबंधी नियम कैसे? मान लीजिए कि कोई राज्य ऐसा है जैसे तेलंगाना हो या झारखंड हो, जो बहुत पिछड़े, जहां साक्षरता का स्तर बहुत कम। अगर संसद को यह लगता है कि वहां के लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही, दूसरे राज्य के लोग जा जाके वहां नौकरी ले रहे हैं, वहां के लोगों को समता का फाइनल ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है, विधि के समान संरक्षण की जरूरत है, तो फिर संसद चाहे तो उस पर्टिकुलर राज्य के लिए निवास संबंधी नियम बना सकती है। उसका फायदा क्या होगा कि अब नौकरी उसी राज्य के निवासी को ही मिलेगी, लेकिन ये एक सीमित आधार पर किया जाए। पर चाहे तो उस राज्य के लोगों को नौकरी में दिलाने के लिए, उन्हें भी आगे मुख्य धारा में ले आने के लिए निवास संबंधी नियम बना सकती है। तो जो 16(1) है और 16(2) है वो विधि के समक्ष समता का एक्सप्लेनेशन है, और जो 16(3) और 16(4) है वो दोनों किसके लिए है? वो है विधियों के समान संरक्षण की बात कर रहे हैं। तो 16(4) पे आ जाइए। 16(4) कहता है कि राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, पिछड़े हुए नागरिकों के लिए जिनका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, जिनका सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्य की सेवाओं में, राज्य चाहे तो उनके लिए रिजर्वेशन कर सकता है। किनके लिए करना है? एक तो पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, और फिर किनके लिए? जिनका प्रतिनिधित्व सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, उनके लिए चाहे तो रिजर्वेशन की व्यवस्था की जा सकती है। अब ये देखिए 16(4) तो शुरू से लिखा था संविधान में, लेकिन जो 15(4) जोड़ा गया वो शुरू से नहीं लिखा था। मतलब शैक्षिक संस्थाओं में जो प्रवेश दिया जा रहा है वो शुरू से मूल संविधान में नहीं था, लेकिन ये पिछड़े हुए नागरिकों के लिए दिया जा सकता है, ये मूल संविधान में था। तो 16(4) था। फिर 4A और 4B प्रमोशन में रिजर्वेशन से संबंधित प्रावधान है, वो बाद में जोड़े जा सकते हैं, जोड़े गए। अब 16 का मूल भाग पे फिर आ जाइए, 16(5) लिख लीजिए। जो बाद में जोड़े गए उन्हें मैं स्टोरी के साथ आपको बताऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। रिजर्वेशन पे पूरी क्लास चलेगी, कैसे कैसे रिजर्वेशन का डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे प्रमोशन में रिजर्वेशन आया गया, और कैसे कैसे उसमें राजनीति हुई, और उसका मूल उद्देश्य कब पूरा होगा, वो सारी चर्चा अपन करेंगे। तो 16(5) पे आ जाइए। ये कहती है, 16(5) कहता है कि अगर कोई धार्मिक संस्था है, रिलीजियस इंस्टीट्यूट, तो अगर वहां ऐसा नियम है कि वहां का जो मेन हेड है वो उसी धर्म को मानने वाला ही होगा,
तो उसके अपने नियम वहां पे लागू होंगे, वहां पर आर्टिकल 16 के बाकी क्लास लागू नहीं होंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि गुरुद्वारा कोई चल रहा है, या भारतीय मंदिर चल रहा है, या मस्जिद चल रही, तो वहां पर नियम जो लागू होंगे वो अपने धर्म के चलाने के लिए जो उनके नियम है वही नियम लागू होंगे, दूसरे कोई नियम लागू नहीं होंगे। तो वहां की व्यवस्थाएं अलग है, उन व्यवस्थाओं के तहत ही वो संचालित होगा। तो ये 16 क्लास 5 तक के प्रावधान है। तो अब 17 और 18 तो पर्टिकुलर है, समाज में छुआछूत है तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा, और राज्य कोई उपाधि नहीं देगा ताकि जिससे समाज में असमानता फैले। वो तो स्पेशल क्लास है, सबको समझ में आ जाएंगे। मेन समझना है अपने को 14, 15 और 16। तो मैं तीनों को लिंक करना चाह रहा था। तो आर्टिकल 14 में जो विधि के समक्ष समता लिखा है उसी की व्याख्या है 15 में 1 और 15 में 2। उसी की व्याख्या है 16(1) और 16(2). अब फिर आर्टिकल 14 में जो दूसरा भाग है, विधि के समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, यहां पे विधियों लिखा है। तो विधियों का समान संरक्षण मतलब जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो लोग की परिस्थितियां अलग है, जो लोग पिछले कई सालों से भेदभाव का शिकार हैं, इसलिए इतने पीछे चले गए हैं कि उन्हें केवल उनका शोषण समाप्त कर देने भर से वो समता नहीं हासिल कर पाए। उन्हें विधि के समक्ष समता तो लागू ही करनी है, लेकिन एक स्पेशल प्रोटेक्शन भी देना है। देखिए, है तो वास्तव में भेदभाव ये भी। देखिए, सिंपल सी व्याख्या भेदभाव की। एक भेदभाव जो गरीब का शोषण करे, वो भी है समता के अगेंस्ट। दूसरा भेदभाव जो गरीब का शोषण तो सब नहीं कर रहा, लेकिन गरीबों को कोई स्पेशल अधिकार भी नहीं दे रहा। तो अगर आप गरीबों को स्पेशल अधिकार दे दिए तो है तो ये भी समता के अगेंस्ट। लेकिन इसका उद्देश्य पवित्र है। उद्देश्य क्या पवित्र है? कि हम उसे स्पेशल प्रोटेक्शन इसलिए दे रहे हैं। आप ऐसे समझो कि बास्केटबॉल में 2 खिलाड़ी हो गए। एक खिलाड़ी है 7 फुट लंबा, एक खिलाड़ी है 4.5 फुट लंबा, और जो ऊंचाई है जहां पे बॉल डालना है वो दोनों के लिए बराबर है। तो अब नेचुरली फायदे में कौन है? 7 फीट वाला। तो अगर विधि के समक्ष समता लागू होगी तो वो 7 फीट वाले के लिए और 4 फीट वाले के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं नहीं, गोल पोस्ट अलग अलग नहीं होगी, दोनों के लिए सेम होगी। कानून बना दिया गया कि उसमें बाल जो अधिक बार डालेगा वही जीतेगा। लेकिन विधियों का समान संरक्षण की व्यवस्था अगर लागू की जाएगी तो क्या किया जाएगा? 7 फीट, अगर 9 फीट में है गोल पोस्ट तो 7 फीट वाले को 2 फीट जंप करनी, तो फिर 4 फीट वाले के लिए गोल पोस्ट 6 फीट का होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होगी। इसी तरह मैंने कुश्ती के एग्जाम्पल से आपको बताया। तो अब विधि के समक्ष समता को लेकर कोई समस्या नहीं। सारी राजनीति का केंद्र बिंदु इस समय है विधियों का समान संरक्षण। क्यों? क्योंकि विधियों का जो समान संरक्षण होना है, उस समान संरक्षण में आपको समता के उस कॉन्सेप्ट का वायलेशन करना है, उल्लंघन करना, और उसका उल्लंघन कर भर नहीं करना है। किसी के अधिकार छीनने हैं, किसी के अधिकार देने। जब परिवार की बात आती है तो अधिकार छीनने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। भाई अपने भाई के लिए स्वेच्छा से वो त्याग कर देता है। लेकिन समाज परिवार के मानकों से नहीं चल रहा। समाज के मानक अलग है। समाज के मानक क्या है? कि हम दूसरे का अधिकार कितना अधिक से अधिक छीन लें, और इसलिए विधि के समान संरक्षण के लिए जब कानून बनाए जाते
एक और भी आ गया, जाति को ही पूरा वर्ग मानकर उस पूरी जाति को रिजर्वेशन दे दिया गया। लेकिन अब उस जाति में भी अलग अलग परिस्थितियां पैदा हो गई, कुछ बहुत प्रगति कर गए हैं, कुछ कम प्रगति किए हुए हैं। तो अब उस जाति में भी क्लास बनाने की बात हो रही है कि उस जाति को भी, क्योंकि समता का मूल ऑब्जेक्ट तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि उस जाति को भी फिर उपजाति में कन्वर्ट ना किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर उस जाति के लोग अब अपनी ही जाति के लोगों का हक छीन रहे हैं तो भी समता लागू नहीं होगी। ये चर्चा के बिंदु है और इन्हीं चर्चाओं को लेकर इस समय राजनीति गर्म होती रहती है, समाज में भी डिस्प्यूट पैदा होते रहते हैं, पर सब कॉन्सेप्ट उसका यही है। अब आर्टिकल 15 के बाकी क्लाज और 16 के बाकी क्लाज अगले क्लास में स्टोरी के साथ होंगे, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे SC/ST का रिजर्वेशन कैसे शुरू हुआ और पिछड़ा वर्ग आयोग का रिजर्वेशन कैसे शुरू हुआ, कैसे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कमीशन बना, कैसे मंडल कमीशन बना, फिर उनकी रिपोर्ट कैसे हुई, फिर प्रमोशन में रिजर्वेशन कैसे शुरू हुआ और रिजर्वेशन की व्यवस्थाएं कौन कौन सी चल रही हैं, वो कॉन्सेप्ट फिर बाद में डिस्कस किया जाएगा। तो आज की क्लास बस इतनी ही। आप लोगों के अगर कोई इश्यूज हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं।